हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 11 में हम लोग आ गए हैं और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो है आपका डेबाई-हैकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो डेबाई-हैकल थ्योरी क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, इसको देखने के पहले और इसके पीवाईक्यूज लेने के पहले जो हम इसी वीडियो में लेने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। चाहे इलेक्ट्रोलाइट आपका वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, ठीक है, उसके जो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वो हमेशा डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। यानी कि आप डाइल्यूट करोगे उसको तो आप जो मोलर मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। आयनिक मोबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जो आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन है, वो कितना आसानी से मूव कर पा रहे हैं ऑपोजिट चार्जेस की तरफ। यानी कि आप जानते हो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर कौन होते हैं? करंट के कैरियर कौन होते हैं? आपके आयंस होते हैं। वो आयंस ऑपोजिट जो ऑपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ इलेक्ट्रिसिटी करंट को कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये जो आयंस की मोबिलिटी यानी कि ये जितनी आसानी से मूव करेंगे, है ना, उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा उस सॉल्यूशन का, उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि बेसिकली आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है। आयंस आसानी से मूव कर पाते हैं डाइल्यूशन पर। और कॉन्सेंट्रेशन यदि आप बढ़ा देंगे, है ना, तो वो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी कम हो गई। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है, कंडक्टेंस उनकी डिक्रीज हो जाती है सॉल्यूशन की, ठीक है। ये तो था एक प्रीवियस नॉलेज थ्योरी को डिस्कस करने से पहले। अब हम ये जो डेबाई-हैकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट। और देखते हैं हमारा पेन का कलर चेंज होगा क्या, क्योंकि लिखा हुआ भी ब्लू में है और पेन भी ब्लू हो गया। कोई बात नहीं, हो गया ये। यस। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट। पहला पॉइंट यहाँ पर ये रहा कि ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। पहली बात तो ये देख लो, डेबाई-हैकल थ्योरी केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी में जो चेंज होता है उससे डील करती है। किसके साथ? कॉन्सेंट्रेशन में चेंज के साथ, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमेशा कंप्लीटली आयोनाइज्ड रहते हैं, पहले से ही 100% आयोनाइज्ड रहते हैं इन ऑल कॉन्सेंट्रेशन। ये देख लो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन कम हो चाहे ज्यादा हो, उनका आयोनाइजेशन 100% रहता है पहले से ही, ठीक है। इवन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी वो 100% आयोनाइज्ड रहते हैं, ठीक है। अगला, द रिलेशन, ये क्या है? द रेशियो, ये द रेशियो इसका मोलर कंडक्टिविटी का और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डज नॉट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बट इट इज ओनली कंडक्टेंस रेशियो। इन्होंने ये कहा है कि ये जो रेशियो है कौन सा, लेमडा एम और आपका लेमडा एम नोट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो देखो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बता रहा था। ये कोलराउस की एप्लीकेशन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सवाल ही नहीं है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 100% वो पहले से ही है, डिसोसिएटेड है, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, है ना। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमेशा ही 100% होगी। इसलिए ये जो रेशियो है ये एक कंडक्टेंस रेशियो है केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए ये केवल एक कंडक्टेंस रेशियो है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रहा है। अगला थर्ड पॉइंट है, कंडक्टेंस और लेमडा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ये देख लो, आप जैसे जैसे डाइल्यूट करते हो, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को, NaCl, K2SO4, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हो तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है और कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी हम बात कर चुके हैं। क्यों इंक्रीज होती है ये भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी में इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी कि आप जैसे डाइल्यूट करोगे, है ना, उसमें और सॉल्वेंट मिलाओगे, डाइल्यूट करोगे उसको, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, वो इंक्रीज होती है, क्योंकि आयंस की आयनिक मोबिलिटी, यानी कि डाइल्यूट करने के बाद आयंस आसानी से मूव कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। अब देखो, इन्होंने लास्ट में एक पॉइंट और कहा है, ions present in the solution feel inter ionic attractions and these interactions
ओबे द कूलम्ब्स लॉ। इन्होंने ये कहा है कि जो सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन यानी कि दो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको फील करते हैं और वो कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, है ना, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। वो बात तो सही है भाई, चार्ज जितना ज्यादा होगा, एफ यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ना, एफ उसको बता रहा है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, देखो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ, है ना, चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा। और ये आर जो है ये डिस्टेंस को बता रहा है, यानी कि जो एफ है वो डिस्टेंस के क्या है, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस के बीच में यदि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा। ये बात तो साफ ही है भाई, प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दो तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया ना, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ऑपोजिट चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वो कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता है। और कूलम्ब लॉ ये कहता है चार्ज यदि ज्यादा है, जो प्लस माइनस वाला होता है ना, +2 -2 इन पे एनायन कैटायन पे, यदि वो चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, और यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम है, ठीक है। अब इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि कोई भी ऐसा फैक्टर, देखो अभी हमने देखा ना डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूट जब हम करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। उसका रीजन हमने देख लिया, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, ये उसका रीजन है। अब मेन बात ये आ गई कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक मोबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जो आयनिक मोबिलिटी को, आयंस की मोबिलिटी यानी कि उनके मूवमेंट करने की आसानी को जो प्रभावित कर सकते हैं, वो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस यानी कि मोलर कंडक्टिविटी को भी प्रभावित करेंगे। तो वो ये जो आपकी डेबाई-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अनुसार वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आयनिक मोबिलिटी को प्रभावित करते हैं, यानी कि वो आपके मोलर कंडक्टिविटी को, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 इसमें जो इफेक्ट है वो है एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट। अब एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या है मैं बता देता हूं आपको। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक आपने इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कोई भी NaOH ले लो, NaCl ले लो, कोई भी ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, या सोल्ट ले लो, ठीक है। NaCl ले लिया, अब NaCl का आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सो एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो उसकी सिचुएशन कैसी रहेगी? उसकी सिचुएशन ऐसी रहेगी, यानी कि एक प्लस को नेगेटिव आयन चारों तरफ से देखो घेर के रखेंगे, ठीक है, घेरे हुए है ना। और ये जो एक बन जाएगा आयनिक एटमॉस्फेयर, है ना। और ये आयनिक एटमॉस्फेयर होगा सिमेट्रिक, कब सिमेट्रिक होगा? जब तक कि उस सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई ना करें, यानी कि उसको सर्किट में ना कनेक्ट करें, किसको? आपके एक्वस सॉल्यूशन को, ठीक है ना। ये देख लो, ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है, मैं कंट्रोल जेड करके बता देता हूं, ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो सिमेट्रिक है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाया। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ऑन अप्लाइंग वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाई जैसे ही करेंगे, ये जो सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर था ये हो जाएगा एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर। एसिमेट्रिक कैसे हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव है वो अपने अपने ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, निगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और ये जो पॉजिटिव है ये इधर निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ये देखो मैंने इलेक्ट्रोड बना दिए हैं, ठीक है, ये इधर मूव कर रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या हुआ, आप जानते हो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन तो है ही है, इसलिए ये एक दूसरे को ड्रैग करते हैं। ड्रैग का मतलब समझ गया? पीछे खींचते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स तो है ना, तो पीछे खींचते हैं एक दूसरे को। तो जैसे ये निगेटिव चार्जेस हैं सारे के सारे, ये इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, ये अपनी तरफ खींच के रखेंगे, ड्रैग करेंगे इसको पीछे, यानी कि इसको निगेटिव की तरफ मूव नहीं करने देंगे, यानी कि इसकी आयनिक मोबिलिटी को कम कर रहे हैं। सुन लो, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव को ड्रैग कर रहे हैं, यानी कि पीछे की तरफ खींच रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव को ड्रैग करेगा और निगेटिव पॉजिटिव को ड्रैग करेगा, दोनों एक दूसरे की आयनिक मोबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये एसिमेट्रिक इफेक्ट आ जाएगा वैसे ही आपकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इसलिए याद रखना, एसिमेट्रिक इफेक्ट से आयनिक मोबिलिटी कम होती है ना, और आपके जो क्या बोलते हैं कंडक्टेंस भी डिक्रीज होती है। लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस एसिमेट्रिक इफेक्ट विल स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट के जो आयंस का जो मूवमेंट है उसको स्लो कर देगा, स्लो डाउन कर देगा कौन? ये इफेक्ट, और जिससे कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी। सेकंड इफेक्ट देख लेते हैं जो आयनिक मोबिलिटी को प्रभावित करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी ऑफ डेबाई-हकल के अनुसार। यस, ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट सुन लो भाई, ठीक है। तो
देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे ही आप वोल्टेज कनेक्ट करोगे तो ये जो आपके आयंस हैं ये तो अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे। सोलवेंट मोलिक्यूल भी क्या करते हैं, ये जो आयंस के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यानी कि जो आयंस है ना उनके जैसे जैसे और वो जो फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल है ना, ये देखो, ऑन अप्लाइंग वोल्टेज सोलवेंट मोलिक्यूल एसोसिएटेड विद आयंस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर। जो आपके आयनिक एटमॉस्फेयर के जो आयंस हैं, अभी हम अपन ने दिखाया ना आयनिक एटमॉस्फेयर, उसके साथ जो सोलवेंट मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे जैसे ही सोलवेंट जो आयंस है वो मूव करना स्टार्ट होते हैं, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो, ठीक है। उससे क्या होता है, काउंटर करंट जनरेट होता है। काउंटर करंट का मतलब विपरीत धारा जनरेट होती है जो 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 आयंस हैं उनके मूवमेंट को कम कर देती है। जैसे हम यदि नदी की धारा के यदि हम जिस डायरेक्शन में तैर रहे हैं और नदी का बहाव है हमारे ऑपोजिट है, तो वो हमारी स्पीड को कम कर देगा। यहाँ वैसे ही है, सोलवेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो होगा, है ना, उनका जो करंट उनका जो काउंटर करंट यानी कि विपरीत धारा, उनका जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है आयंस के, इसलिए वो उसको कम कर देंगे, उनकी आयनिक मोबिलिटी को, है ना। ये देखो, दिस काउंटर करंट of solvent molecule slow down the ions in the same way as counter current in a stream स्लो डाउन ए स्विमर। स्विमर की जो स्पीड को कम कर देता है ना, वैसे आयन की स्पीड को भी कम कर देता है काउंटर करंट। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी क्या करता है, आपकी जो आयनिक मोबिलिटी को कम करता है और कंडक्टेंस को कम करता है। और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट किसको बताता है, वो सोलवेंट मोलिक्यूल के द्वारा जो काउंटर करंट जनरेट किया जा रहा है, काउंटर करंट का मतलब विपरीत धारा, ठीक है, उसको ये बताता है कौन, इलेक्ट्रोफोरेटिक। अगला थर्ड जो पॉइंट है वो है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ये लो भाई, मीडियम की विस्कोसिटी तो देखो मैटर करती है। एक भीड़ भरा रास्ता है ना, बहुत भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है, चौड़ा रास्ता जयपुर में। तो आप मतलब आपकी जो ट्रैफिक की स्पीड, यदि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो आपकी स्पीड अपने आप ही कम हो गई ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, या ये जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी यदि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, तो आयन बेचारे कैसे मूव करेंगे भाई, जगह ही नहीं मिल रही। और यदि डाइल्यूट कर दिया आपने, पानी ढेर सारा डाल दिया, तो आयन्स आराम से मूव करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम यदि ज्यादा होगी तो आयन्स का आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अब इसको पढ़ लेते, क्या कह रहा है ये, मोर द विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, स्लो विल बी द स्पीड ऑफ सेंट्रल आयन। ये लो भाई, जो आपके सेंट्रल आयन है उनकी स्पीड बेचारों की वैसे ही कम हो गई, तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो बात होगी इन तीनों इफेक्ट की। अब ये जो डेबाई हकल है ना, और इन्होंने एक और के साथ मिल गए, वो है बेचारा ओनसागर, ठीक है। तो ये जो तीनों मिल गए कब, 1926 में, डेबाई हकल एंड ओनसागर। इन्होंने क्या हुआ, मैथमेटिक्स पूरी अप्लाई करी और इन तीनों इफेक्ट को कंसीडर करके, ठीक है, और भी कई इफेक्ट हैं वो कंसीडर किया इन्होंने। इनका जो मैग्नीट्यूड क्या है, ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट का कितना प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट का कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और उसका वैलेंसी के साथ क्या फर्क पड़ेगा, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, इनको सबको इंक्लूड करते हुए अपनी एक इक्वेशन बनाई जिसको बोलते हैं डेबाई हकल ओनसागर इक्वेशन, जो बेसिकली डिफाइन करती है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी पर इन सब का क्या फर्क पड़ेगा, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम का क्या फर्क पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या फर्क पड़ेगा, वैलेंसी ऑफ आयन का क्या फर्क पड़ेगा, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, एसिमेट्रिक इफेक्ट का क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट का क्या फर्क पड़ेगा। इनकी पूरी कैलकुलेशन करके उन्होंने अपना इक्वेशन दिया, जिसको क्या बोलते हैं बताना भाई, डेबाई हकल ओनसागर इक्वेशन या खाली ओनसागर इक्वेशन, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पर एक इक्वेशन है, वो किसके लिए है, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। यूनिवैलेंट का मतलब समझ में आया आपको, यूनिवैलेंट यानी कि एक वैलेंसी वाले। एक वैलेंसी कौन सा है बेचारा, NaCl है ना। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर +भी1 है और -भी1 है, ठीक है ना। जो चार्जेस हैं वो +1 और -1 है, तो ये हो गया यूनिवैलेंट, यानी कि वैलेंसी कितनी है, कैटायन और एनायन की एक एक है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने इक्वेशन दिया, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a+b लैम्डा m नॉट और मल्टीप्लाइड बाई √c। सी यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब इसको, ये जो A और B क्या है, बेसिकली ये A और B आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट को बताने वाले फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये कैसे दिखा सकते हैं, इस इक्वेशन को हम A और B की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस, ये देखो ये वैल्यू है आपके A की, और A किसको बता रहा है,
ए बता रहा है इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से ये फैक्टर आ जाता है इक्वेशन में। कौन सा? 82.4 और नीचे डी टी की पावर हाफ है ना, और ये है एटा, ये जो बड़ा सा दिखा हुआ है ना इस तरह का बड़ा एन जिसकी ये पूंछ नीचे लंबी है, इसको बोलते हैं एटा, ये विस्कोसिटी को दिखाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये इतनी बात हो गई। अब ये जो सेकंड टर्म है, ये जो आपकी सेकंड टर्म है 8.20 इंटू 10⁵ dt टू पावर 3/2 है ना, और ये हो गया आपका लैम्डा एम नॉट और मल्टीप्लाइड बाई रूट सी। ठीक है, तो ये जो सेकंड टर्म है ये आपकी एसिमेट्रिक इफेक्ट को बताती है। सुन लो भाई, हमने 3 इफेक्ट देखे थे ना, एक तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, एक एसिमेट्रिक इफेक्ट, एक विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी वाला तो इन्होंने एटा यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, कहाँ पे? इलेक्ट्रोफोरेटिक में। ठीक है, और दोनों की, ये दोनों की टर्म हो गई। ठीक है, इक्वेशन को बोलते हैं डेबाई-हकल-ओनसागर इक्वेशन। सुन लो, डी यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये जो एटा है ये विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, मीडियम की विस्कोसिटी है। अब यहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियर है। सी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, सुन लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब ये जो ओनसागर इक्वेशन था उसका वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, चेक किया कि भाई ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है क्या, कि आयनिक, ये जो डाइल्यूट करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है क्या, इसको चेक किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, लैम्डा एम और रूट सी में ग्राफ प्लॉट किया। ये देखो है ना, यहाँ पर जो वो ब्रैकेट ऊपर वाली इक्वेशन में ब्रैकेट के अंदर जो भी था ना सारा, उसको हमने ए बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, ये ए बोल दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी में। ठीक है, तो इसको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, इसका मतलब इक्वेशन सही है ना, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, ये जो यहाँ पर इक्वेशन है वो। ठीक है, अब कैसे कर रहा है, लैम्डा एम इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। लैम्डा एम और रूट सी में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये देखो, ये रहा वो ग्राफ, ये लैम्डा एम है और ये नीचे रूट सी है। रूट सी की वैल्यू इधर तो बढ़ रही है और इधर कम हो रही है, यानी कि देखो, अब आप ये NaNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये देखो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है, लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है। यहाँ कंसंट्रेशन जीरो हो गया, जीरो कंसंट्रेशन पे जो लैम्डा एम है उसी को हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये देखो, ये NaNO3 के लिए मैंने बताया, AgNO3 और KCl दो एग्जांपल और दिए हुए हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तीनों के लिए यदि हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, रूट सी की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो लैम्डा एम बढ़ रहा है जीरो रूट सी पर, यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पे जो वैल्यू है वो लैम्डा एम नॉट होती है। ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, कोलराउस लॉ में। वेरी गुड, यस। अब 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। ठीक है, ये जो आपने अभी देखा इससे रिलेटेड 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। एक है कंडक्टेंस अंडर हायर एसी फ्रीक्वेंसीज, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आप अप्लाई करते हैं ना किसी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उस पे आपने किया अल्टरनेटिंग करंट आपने अप्लाई किया हुआ है। अब उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी यदि आप हाई लेते हो तब क्या कंडक्टेंस होगी, ये वो वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको भी 2 साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग पढ़ते हैं, वो है डेबाई फॉकनहैगन इफेक्ट, डेबाई फॉकनहैगन इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये वो है, और इसको इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ कंडक्टेंस ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई डेबाई और फॉकनहैगन ने क्या दिया है, कंडक्टेंस दिया है, कब, जब अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हाई हो। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज हाई, फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर है अराउंड द सेंट्रल आयन रिमेन सिमेट्रिक। जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो एसिमेट्रिक नहीं होता, वो सिमेट्रिक ही रहता है। बात आपको समझ में आई? तो अभी हमने जो एसिमेट्रिक इफेक्ट था उसमें हमने ये देखा कि जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो एसिमेट्रिक हो जाता है। एसिमेट्रिक हो जाता है तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं। ड्रैग का मतलब समझ गया ना, पकड़ के खींचना पीछे। ठीक है, तो वो उसको खींचते हैं, तो जिससे आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। इसने ये कहा है यहाँ पर डेबाई फॉकनहैगन इफेक्ट ने, कि आप यदि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है, तो ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ये एसिमेट्रिक नहीं होता, इट रिमेन्स सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ही बना रहता है। यानी कि इस सिचुएशन में जब अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा, और एसिमेट्रिक इफेक्ट एब्सेंट होगा, है ना, तो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी ही होगी। सुन लो, इंपॉर्टेंट, एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ गोला कर रहा हूं, एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये रिलेशन होगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड वो है वीन इफेक्ट। यानी कि देखो हम क्या कर रहे हैं, जो डेबाई-हकल की थ्योरी थी वो तो हो गई, ठीक है, फिर उसको क्या है कि डिफरेंट, ये देखो ये तो यही इक्वेशन के साथ हमने खत्म कर दी, ठीक है, और इसका वेरिफिकेशन भी कर लिया कि भाई सही है ये बात, ठीक है, जो डेबाई-हकल और सागर तीनों ने मिलकर बताई है वो बात सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं। एक तो अल्टरनेटिंग करंट की हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है कंडक्टेंस का, वो डेबाई और फोकन-हैगन इफेक्ट उसको बोलते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं कि कंडक्टेंस अंडर हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि बहुत हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई करें इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन पर तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं वीन इफेक्ट। ये वीन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ये डेबाई फोकन-हैगन और वीन इफेक्ट अभी तक नहीं आए हैं, आ सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है स्पीड ऑफ एन आयन। एक आयन की स्पीड है ना, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लगवाएंगे तो स्पीड उतनी ज्यादा होगी, यानी कि आयनिक मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है। अब सुन लो, यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होगा, हाई का मतलब हो गया 20,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा, इससे ज्यादा का पोटेंशियल ग्रेडियंट आप अप्लाई करेंगे किसी भी सॉल्यूशन पे, तो ये क्या होगा, ये जो आयंस हैं वो इतना फास्ट मूव करेंगे कि वहां पर ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये देखो, द आयंस मूव विल बी मूविंग सो फास्ट दैट देयर विल बी नो टाइम फॉर आयनिक एटमॉस्फेयर। यानी कि जो आयनिक एटमॉस्फेयर हमने देखा था ना कि एक सेंट्रल आयन है, पॉजिटिव आयन, उसको चारों तरफ से नेगेटिव घेर लिए, ठीक है, या फिर सेंट्रल में नेगेटिव है उसको चारों तरफ से पॉजिटिव घेर लिए, है ना, उसको बनने का टाइम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एसिमेट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही उसके रिजल्ट है। एसिमेट्रिक जो आयनिक एटमॉस्फेयर है उसके रिजल्ट है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। अब आप जानते हो ना, एसिमेट्रिक और इलेक्ट्रोफोरेटिक, अभी हमने क्या देखा, ये आयनिक मोबिलिटी को कम करते हैं, इसलिए कंडक्टेंस को कम करते हैं, इसलिए ये यदि यहाँ पर एब्सेंट है, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप ज्यादा लगाओगे तो एसिमेट्रिक और इलेक्ट्रोफोरेटिक दोनों एब्सेंट होंगे, दोनों एब्सेंट होंगे, तो क्या होगा, क्या होगा बताना जरा, कंडक्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट पे भी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। सुन लो, अब पढ़ लो, क्या अंडरलाइन कर रहा हूं, दस द कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट in aqueous solution increases to a certain limiting value with increase in potential gradient। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आप बढ़ाएंगे तो एक सर्टेन लिमिट तक कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है। तो आपने देखा डेबाई फोकन-हैगन इफेक्ट क्या कहता है, एसी की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे अल्टरनेटिंग करंट की, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आपका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पर वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एसी की फ्रीक्वेंसी के। और वीन इफेक्ट क्या कहता है, वीन इफेक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि यदि आप ये लगा देंगे क्या हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे तो एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट दोनों ही नहीं होगा, तो कंडक्टेंस कम भी नहीं होगी। इसका मतलब ये, इसका मतलब कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला एक्सपेरिमेंट का कि आप यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ा दोगे, हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यदि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट और बढ़ाते हो तो वो जो कंडक्टेंस है वो एक लिमिट तक बढ़ती है, यानी कि दोनों ही केस में बढ़ती है भाई, चाहे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो, चाहे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई रखो, दोनों ही केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ती है। वीन इफेक्ट और डेबाई फोकन-हैगन इफेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। पीवाई क्यू ले लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2018। जैसे मैंने बताया आपको कि 15 में और 18 में दोनों में एक एक क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, है ना, और जरूर आएगा, इस बार भी जरूर आएगा, मान के चलिए, ठीक है। 52 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, डेबाई-हकल जो ओनसागर इक्वेशन है उसी को दे दिया, इन्होंने कहा कौन सा सही है बोल करके, ठीक है। तो अब देखो भाई, गड़बड़ यहाँ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि ये कोई सा भी इक्वेशन सही नहीं, भाई टाइपिस्ट की मिस्टेक है, क्या करें, ठीक है। ये जो इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन कौन सा है, मैं बताता हूं आपको इक्वेशन कौन सा है। यस, इक्वेशन सेकंड है, वो सही हो सकता था, ठीक है। इक्वेशन एक, यहाँ पर dt की पावर भूल गए, ये हाफ, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने dt ले लिया, ठीक है, ये सब कुछ ये वो हटा दिया इन्होंने सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये माइनस ले लिया। कुल मिला के बात ये है, ये दो सही होता, लेकिन वो सही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इन्होंने dt की पावर क्या ली हुई है, हाफ ली हुई है। कौन सी, ये टर्म कौन सी है भाई, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म है या एसिमेट्रिक है, ये आपकी इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म है, ठीक है। देखते हैं क्या है वहां पर, नहीं भाई, ये एसिमेट्रिक इफेक्ट वाली टर्म है, सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी। और ये इसमें ये देखो dt की पावर कितनी है, 3/2, 3/2 पावर होनी चाहिए, वहां हाफ दी हुई है ना, ठीक है। इसलिए ये जो आपका जो एसिमेट्रिक टर्म है
वो यहाँ पर गलत दी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन हो गया था फ्रेंड्स डिलीट। एक भी ऑप्शन सही नहीं है, टाइपिस्ट ने गलती कर दी, क्या करें, ठीक है। यस, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच इज नॉट करेक्ट। भाई कौन सा सही नहीं है? नहीं है सही, अभी देखते हैं कौन सा सही नहीं है। प्रबल विद्युत अपघट्य के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है। आर्रेनियस सिद्धांत प्रमाणिक सिद्ध करता है कि प्रबल वियोजित, अरे भाई आर्रेनियस बेचारा ये स्ट्रांगली डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोड पर ये कहाँ अप्लाई होता है, आर्रेनियस का कोई लेना देना ही नहीं है, यही गलत है। डेबाई-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम्स दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। यस, ये तो मानती है, हमने पढ़ा है ना अभी 100% डिसोसिएशन होता है। आयंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूल्स इन देयर इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। आयंस उनके इक्विवेलेंट नहीं होते, ये बात सही है। आयंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूल इन देयर इन्फ्लुएंस ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ये भी नहीं होंगे भाई, कैसे आयन और मॉलिक्यूल बराबर होंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट में। और ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड पॉइंट है। नंबर 1 पहले वैसे ही पता चल गया, आर्रेनियस थ्योरी का ज्यादा लेना देना है नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से, तो आर्रेनियस ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, ठीक है, नॉट करेक्ट है, बाकी सारे सही है। अब ये देखो, मैंने कहा था ना हर साल एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ग्रेड 2015 में भी आ गया, इक्वेशन वही है इनके पास, और कोई इक्वेशन नहीं है बेचारों के पास, ठीक है। इसका इन्होंने दे दिया, बड़ा इंटेलिजेंट पूछा, इन्होंने पूछा फर्स्ट और सेकंड टर्म किसको किसको बताती है ब्रैकेट में। अच्छा, ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है, ये जो ब्रैकेट है ये रहा, ये यहां से यहां तक ब्रैकेट है, इन्होंने कहा फर्स्ट टर्म ये, और ये जो सेकंड टर्म है ये किस किस को बताती है बोल के, तो आपको तो पता है, पहले आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट आता है, फिर आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट आता है, तो ये आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट, यही सही है। ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन 2011 में फिर वही उन टर्म्स पूछ लिया, डेबाई-हकल-ओंसागर इक्वेशन में इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म, अरे भाई पहले वाली टर्म इलेक्ट्रोफोरेटिक है, आपका 3 नंबर सही है ना, 82.4 आपका ऊपर है और dt की पावर हाफ, और ये जो एटा है ये नीचे है, ये 3 नंबर सही है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन इस तरह के देखो, वापस वही क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के, और कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें, ठीक है। तो और ये अभी अभी क्वेश्चन आया है, अभी 2 महीने पहले एग्जाम लगा है, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री GWD 2022, आयनिक मोबिलिटी एट हायर कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड। आयनिक मोबिलिटी भाई किस पे डिपेंड नहीं करती है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो थ्योरी है डेबाई-हकल थ्योरी, उसमें क्या क्या आपने पढ़ा, एसिमेट्रिक इफेक्ट पे डिपेंड करती है ना, करती है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है ना, करती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पे करती है ना, करती है, तो ट्रांसपेरेंसी पे करती है क्या, नहीं करती, तो यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे आयनिक मोबिलिटी डिपेंड नहीं करती है, तो ट्रांसपेरेंसी कोई इफेक्ट, कोई बात नहीं करी ट्रांसपेरेंसी ने। आगे ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डेबाई-हकल थ्योरी ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट होने वाला है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, है ना, ये ऐसे टॉपिक कहीं नहीं मिलेंगे। अगला वीडियो ना देखना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी